डियर स्टूडेंट्स, क्लाइमेटोलॉजी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एयर प्रेशर क्या होता है और एयर प्रेशर को किस तरह से मेजर किया जा सकता है, उसमें कौन कौन सी उसकी यूनिट्स हैं। एयर प्रेशर के हमारे डे टू डे लाइफ में और क्लाइमेटोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और फिर हम जानेंगे पूरे ग्लोब पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें वर्टिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी। फिर हम जानेंगे सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। हमें मालूम है कि हमारा एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर है। उन गैसेस का अपना एक वेट होता है। इसी वेट की वजह से एक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो एक तरह से हम देख लें कि जो भी गैस के कण हैं उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है और वो नीचे की तरफ कंप्रेस होते हैं और नीचे ये एक दबाव डालते हैं जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। अगर इसको और टेक्निकल भाषा में देखें तो इसे कहेंगे कि ये एक तरह का फोर्स है जिसे एयर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है सी लेवल पर। जमीन के साथ, सतह के साथ ये मैक्सिमम है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इसमें कमी आती है। तो एयर प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई? हम एक तरह से ये मान लेते हैं कि ये अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। इस छोटे से जो ऊपर तक के इस टुकड़े को, इसको कहेंगे कॉलम। ये कॉलम हमने ले लिया। कॉलम में जितने भी ऊपर एयर है इसमें और जितना भी ये नीचे प्रेशर डाल रही है तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डेफिनेशन के हिसाब से कहेंगे टोटल वेट मास ऑफ कॉलम, कि इस कॉलम में एयर है और उसका टोटल कितना मास है। वो जो मास है उसको देखते हैं पर यूनिट एरिया में। ये एक यूनिट एरिया है। एक यूनिट एरिया का मतलब हो सकता है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। ये होगा कि पर यूनिट स्क्वायर एरिया। तो प्रेशर हो जाएगा ये सारा का सारा जो फोर्स लग रही है या ये इसका वेट पड़ रहा है इस यूनिट एरिया में, तो फोर्स अपॉन में एरिया। इस तरह से हम प्रेशर को डिफाइन करेंगे। टोटल वेट ऑफ द मास ऑफ द कॉलम ऑफ एयर ऑन द यूनिट एरिया एट सी लेवल। हमेशा इसको सी लेवल पे मेजर किया जाता है क्योंकि सी लेवल पर ही मैक्सिमम प्रेशर होता है और जैसे जैसे हम इससे ऊपर जाएंगे प्रेशर में कमी आएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं? अभी बताया था कि इस एक कॉलम के अंदर जितनी भी एयर है उसका जो भी वेट पड़ रहा है एक यूनिट एरिया पर, उसको एयर प्रेशर कहेंगे। तो वो कितना वेट है? वो है 14.7 पाउंड 1 इंच स्क्वायर पर। 1 इंच स्क्वायर पर कि 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा अगर कोई एरिया है तो इसके ऊपर जितनी भी एयर है वो कितना वजन डाल रही है? 1 इंच स्क्वायर के ऊपर वजन डाल रहा है 14.7 पाउंड, जो कि अगर हम अपने इंडियन सिस्टम में लेते हैं, यानी कि ग्राम और सेंटीमीटर में लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर लगभग 1034 ग्राम वजन पड़ रहा है, यानी कि लगभग 1 केजी 1 सेंटीमीटर। एक छोटे से एरिया पे इतना ज्यादा वजन पड़ रहा है। अब इसको मेजर करने के लिए टॉरिसिली ने सबसे पहले एक वायु दाब मापी यंत्र यानी कि बैरोमीटर का निर्माण किया था। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक मरकरी का एक बीकर ले लिया और इसमें मरकरी डाल दिया। इसमें फिर एक वैक्यूम क्रिएटेड टेस्ट ट्यूब डाली, यानी कि ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर कोई एयर नहीं थी, उसको पंप आउट कर लिया एयर को। और जब ये उल्टी टेस्ट ट्यूब इसमें डाली तो देखा ये पारा इसके अंदर ऊपर चढ़ गया।
ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा था, इस प्रेशर ने इस मरकरी पे दबाव डाला, और क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम था, खाली थी ये, तो ये पारा यहाँ तक ऊपर चला गया। ये कितना ऊपर तक गया? वो था 760 मिलीमीटर, यानी कि 76 सेंटीमीटर। इसी को इंच में करते हैं तो 29.92 इंच। कितने टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट किया था? ये क्या था 15 डिग्री सेल्सियस पर और 45 डिग्री लेटीट्यूड के ऊपर। तो ये वहाँ का एक तरह स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर क्या हो गया? 45 डिग्री लेटीट्यूड पर 15 डिग्री सेल्सियस पर ये 76 सेंटीमीटर ये पारा ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर हमने पहले देख रहे थे, हम वेट में मेजर कर रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और यहाँ किस में करें? लेंथ के अंदर, या 76 सेंटीमीटर या 29.92 इंच या 760 मिलीमीटर इसमें कर रहे हैं। तो हम मीटर स्केल में, इंच सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं इस तरह से, और वेट में भी कर सकते हैं। एक है मीट्रिक यूनिट, एक जो इसकी एसआई यूनिट भी हम कह सकते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट जिसको यूज करते हैं, वो है पास्कल। तो पास्कल क्या होता है? पास्कल ये साइंटिस्ट के नाम से दिया गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन है फोर्स की यूनिट, यानी कि क्या फोर्स लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, उसको बोला गया है पास्कल। टोटल जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 1,01,320 पास्कल। ये लगभग हो जाता है 1013.25 मिलीबार। यानी कि क्लाइमेटोलॉजी में या ज्योग्राफर जिस यूनिट को यूज कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट अब हो गई एयर प्रेशर को मेजर करने की, वो है मिलीबार, और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1013.25 मिलीबार। 1 मिलीबार ये इक्वल होता है 1000 डाइन्स के। डाइन होते हैं फोर्स, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे बात हो रही थी फोर्स पर यूनिट एरिया। जब 1000 डाइन फोर्स लग रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, 1000 डाइन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर लग रहा है, तो इसको कहते हैं 1 मिलीबार। और टोटल प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड? 1013.25 मिलीबार। तो इस तरह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वजन में, वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पाउंड पर स्क्वायर इंच में मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ में मेजर कर सकते हैं, हम पास्कल में मेजर कर सकते हैं, और मिलीबार में। ज्योग्राफी के अंदर हम मिलीबार टर्म को ही बार बार इस्तेमाल करेंगे। अब जान लेते हैं नॉर्मल रेंज क्या है एयर प्रेशर की, जो अर्थ सरफेस पर पाई जाती है। जनरली 942 मिलीबार से लेकर 1013 मिलीबार तक रेंज हो सकती है। तो अभी तो हमने बताया था 1013.25 मिलीबार है, ये स्टैंडर्ड है, नॉर्मली ये है, पर हमेशा नॉर्मल कंडीशन रहती नहीं है। कई बार एयर प्रेशर कम हो जाता है और कई बार ज्यादा भी हो जाता है। तो अब तक कितना सबसे कम प्रेशर हमने अर्थ के ऊपर रिकॉर्ड किया है, वो है 877 मिलीबार एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया है, और मेरियाना आइलैंड के ऊपर ये रिकॉर्ड किया गया है। ये इंडिया या ये ऑस्ट्रेलिया, ये पैसिफिक ओशन में ये मेरियाना आइलैंड, जहां पर 877 मिलीबार सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरे अर्थ पर अब तक का जो मेजर हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं मेजर हुआ है, वो कौन सी जगह है? वो साइबेरिया में। ये इंडिया, ये ऊपर रशिया, मंगोलिया से जस्ट ऊपर ये जगह है इरकुटस्क, ये साइबेरिया में। यहाँ पर मेजर किया था 1075 मिलीबार। ये क्या था 1893 के अंदर। तो इनका क्या महत्व है ज्यादा एयर प्रेशर का, कम एयर प्रेशर का, वो हम आगे जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं इसको हम मेजर कैसे करते हैं। एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए अभी बताया था, टोरिसेली ने एक यंत्र बनाया था जिसमें मरकरी था, ऊपर से एयर प्रेशर
जब पड़ रहा है तो मरकरी में ये मरकरी का लेवल टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ चला जाता है और वहाँ से इसको स्केल से मेजर किया जा सकता है। और ये टेस्ट ट्यूब कैसी थी? वैक्यूम। ये वैक्यूम होनी चाहिए, इसमें ऑलरेडी एयर नहीं होनी चाहिए। इस तरह के जो बैरोमीटर है उसको बोला गया मरकरी बैरोमीटर। अब ये देखते हैं, बहुत सिंपल डिजाइन है पर इसको लाने में, रख रखाव में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एक बिना मरकरी के भी एक बैरोमीटर बना है जिसको कहते हैं एनीरॉइड बैरोमीटर, जिसको आमतौर पे आजकल इस्तेमाल करते हैं एयर प्रेशर मेजर करने के लिए। तो अब जान लेते हैं एयर प्रेशर की इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से क्लाइमेटोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। तो एयर प्रेशर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वेदर के ऊपर। कहीं पर अगर एयर प्रेशर लो है तो वहाँ पर वेदर बैड रहेगा। यह बैड वेदर का मतलब है वहाँ पे क्लाउडी होगा, ओवरकास्ट होगा, बहुत ही तूफानी मौसम होगा और बारिश होने की प्रबल संभावना रहती है। जहाँ पे एयर प्रेशर हाई है वहाँ पर मौसम सुहावना रहेगा, साफ रहेगा और वहाँ पर कोई प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश होने की संभावना नहीं होती है। तो हम केवल एयर प्रेशर मेजर करके बता सकते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा रहेगा। तो दोबारा जान लें, जहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर में क्लाउडी मौसम रहेगा, बारिश आने की संभावना है। और जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ पर कोई बादल नहीं होंगे और मौसम सुहावना होगा, क्लियर स्काई होगा। अगर किसी जगह का बैरोमीटर राइज कर रहा है, राइजिंग बैरोमीटर का मतलब है बैरोमीटर यानी कि प्रेशर मेजर करने का यंत्र है, उसकी रीडिंग अगर बढ़ रही है इसका मतलब होता है वहाँ का एयर प्रेशर बढ़ रहा है। एयर प्रेशर बढ़ने का मतलब है क्लियर स्काई की साफ मौसम होना। और किसी तरह का कहीं पर बैरोमीटर में ड्रॉप आ रहा है, फॉल हो रहा है बैरोमीटर यानी कि प्रेशर में गिरावट आ रही है, तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे बारिश आने की संभावना होगी, बादल होंगे। और अगर बहुत ज़्यादा कम एयर प्रेशर हो जाएगा तो वहाँ पे स्टॉर्म आ सकते हैं, टोर्नेडो, हरिकेन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेकार मौसम हो सकता है वहाँ पर। एयर प्रेशर में डिफरेंस की वजह से ही हवाएं चलती है और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी तेज़ी से हवा चलेगी। यहाँ देखें, ये हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पर ये देख लें कितना मिली बार का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे 1034 है मिली बार, यहाँ पर 1000 है, तो 34 मिली बार का डिफरेंस होने का मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस, यानी कि बहुत तेज से स्पीड से यहाँ पर हवा चलेगी। और अगर मंद यहाँ पर डिफरेंस है तो वहाँ पर कम स्पीड से हवा चलेगी। तो इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, यहाँ पर ये बड़े धीमे धीमे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कम है तो यहाँ पे मंद गति से हवा चलेगी। परंतु दूसरी तरफ ये देखें, ये यहाँ पे बड़ी तेजी से ड्रॉप हो रहा है, ये 1008 फिर 1004 और यहाँ 1000 की नज़दीक है ये रेखाएं, इसको मिली बार बोलते हैं, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये नज़दीक होने से प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, कहीं पर एक मंद स्लोप है, अगर यहाँ पानी यहाँ पर आ जाए, पानी डले तो यहाँ पे मंद गति से आगे की तरफ बहेगा। और अगर तीव्र स्लोप है यहाँ पर और यहाँ पानी गिरे तो एकदम बहुत स्पीड से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रेडियंट कम है। इसी तरह एटमॉस्फेरिक ग्रेडियंट की बात है, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वहाँ पे हवाएं ज़्यादा तेज़ी से चलेगी, और जहाँ पे एटमॉस्फेरिक ग्रेडियंट मंद होगा वहाँ पे हवा भी मंद गति से चलेंगी। आइए अब जान लेते हैं कि वेदर मैप पर एयर प्रेशर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ लाइनों के द्वारा, जिनको कहते हैं आइसोबार। ये आइसोबार क्या होती हैं? इस मैप के अंदर हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर एक जैसा ही वायु दाब मिलता है। जैसे जहाँ जहाँ पॉइंट लगाए हैं यहाँ पर सारी जगह 1012 मिली बार यहाँ पर वायु दाब है।
अगर हम इन 1012 मिलीबार वाली पॉइंट को अगर एक रेखा के द्वारा जोड़ देते हैं तो उस रेखा को कहते हैं आइसोबार। तो आइसोबार क्या होगी? एक इमेजिनरी लाइन है। ये वास्तव में अर्थ के ऊपर कहीं मिलती नहीं है, मैप के ऊपर ड्रॉन की जाती है। जैसे समोच्च रेखा एक कंटूअर्स एक इमेजिनरी लाइन थी जो समुद्र तल से ऊंचाई वाले समान बिंदुओं को जोड़ती है, इसी तरह से आइसोबार समान प्रेशर वाले बिंदुओं को जोड़ती है। और ये प्रेशर क्या होने चाहिए? रेड्यूस टू सी लेवल। ये सी लेवल पर रिड्यूस होने चाहिए। अब इसका एक बार मतलब समझ लें। हमने देखा था कि जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊंचाई के साथ वायुदाब में कमी आती है। तो समुद्र तल पर किसी जगह पे, ये समुद्र तल है, यहाँ पर तो 1013 मिलीबार है। अब जाहिर है यहाँ पर ऊपर कम होगा, हो सकता है यहाँ पर 1000 मिलीबार प्रेशर हो। तो ये तो ऊंचाई के साथ बढ़ने पे हुआ ना कम। तो हम इसको क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करके इसको सी लेवल पे रिड्यूस करते हैं। ये करते हैं कि इस पॉइंट पे अगर ये पर्वत नहीं होता तो तब फ्लैट एरिया होता, तब यहाँ पे प्रेशर कितना होता। तो वही प्रेशर जो रिड्यूस टू सी लेवल होता है वही हमारे काम का है मौसम की जानकारी के लिए। जो ऊंचाई के साथ प्रेशर में गिरावट आती है उसका क्लाइमेटोलॉजी या मौसम के संदर्भ में कोई ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, इसलिए हमें उसको सी लेवल पे रिड्यूस करके देखना होता है। फिर भी अगर वहाँ पे प्रेशर कम आता है तो हम ये कह सकते हैं वहाँ पर बारिश होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए हमेशा जहाँ पर ऊंची जगह पर हम एयर प्रेशर मेजर करते हैं उसको रिड्यूस टू सी लेवल करते हैं। तो आइसोबार्स क्या हो गई? इमेजिनरी लाइंस हैं जो इक्वल प्रेशर पॉइंट्स को मिलाती हैं और वो प्रेशर पॉइंट्स रिड्यूस टू सी लेवल होना चाहिए। जहां पर हाई प्रेशर आता है वहां पर उसको सेंटर में H लिख देंगे और जहां पर लो प्रेशर होगा उसके जगह L लिख देंगे, लो प्रेशर। तो कोई भी मौसम वैज्ञानिक अब इसको जान के देख सकता है कि काफ़ी दूरी पर हाई और लो प्रेशर का है, यानी कि यहाँ पर मंद गति से हवाएं चलेंगी, बहुत ज़्यादा मौसम में डिस्टरबेंस नहीं है। यही अगर बड़ी नज़दीक रेखा होती, बहुत नज़दीक इस तरह से होती, बहुत ही नज़दीक, तो वहाँ पर तूफान वाली कंडीशन हो सकती थी। इसलिए हमें एयर प्रेशर को जानना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम वेदर मैप को स्टडी कर सकें और किसी भी जगह के मौसम की भविष्यवाणी कर सके। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी जगह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, इनको आने वाले कुछ समय में देखेंगे। तो ये एलिवेशन यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल पर प्रेशर ज़्यादा होगा और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होगा, आगे हम इसको देखेंगे। टेम्परेचर भी प्रभावित करता है एयर प्रेशर को। वाटर कंटेंट, हवा के अंदर जो आर्द्रता है, मॉइस्चर है, वो भी प्रभावित करती है। धरती का जो ग्रेविटेशन पुल है वो भी प्रभावित करेगा। किस तरह से, ये हम आगे देखेंगे। और धरती के घूमने को, रोटेशन ऑफ अर्थ से भी एयर प्रेशर प्रभावित होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एलिवेशन का, यानी समुद्र तल से जैसे ऊपर जा रहे हैं उस ऊंचाई का एयर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर में कमी आने लगती है। तो समुद्र तल पर जैसे यहाँ देखें 1008 मिलीबार प्रदर्शित किया हुआ है, यहाँ पे 915 हो गया और ऊंचाई पर जाने पर 840 ही रह गया। क्यों ये ऊपर जाने पर कम हो जाता है? हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही पढ़ा था। एयर प्रेशर क्या है, ये पूरी कॉलम है, इसमें जितने एयर कण हैं, एयर के पार्टिकल्स है, उसका जो वजन पड़ रहा है वही तो एयर प्रेशर था। यहाँ पर ऊपर चले गए तो केवल इतने पार्टिकल्स का, इतनी हवा का ही इसके ऊपर वजन पड़ रहा है, और ऊपर जाने पे केवल इतने हवा का, इस कॉलम के केवल इतने पोर्शन का यहाँ पे वजन पड़ रहा है। तो इसलिए ऊपर जाने पर ऊपर जाने पर एयर प्रेशर में कमी आती है। और क्या वजह हो सकती है? एयर कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल का मतलब है कि वो प्रेस हो जाएगी। जैसे ऊपर कण यहाँ पे दूर दूर होंगे और यहाँ पे बहुत ही नजदीक नजदीक होंगे। क्या हुआ? इनको दबा दिया, चारों तरफ से कंप्रेस कर दिया।
कंप्रेस होने की वजह से यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और ऊपर क्योंकि कंप्रेस नहीं दूर दूर है कण, वहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उसके अंदर होती है, हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भारी गैस है, हैवी गैस है ये। तो ये नज़दीक यहाँ पे सी लेवल के पास ही होती है। हाइड्रोजन गैस हल्की है, ये ऊपर होगी। तो जितनी भारी गैसेस हैं वो धरती के सरफेस के आसपास से होंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो और जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर में कमी आएगी। अब एयर प्रेशर का तापमान के साथ क्या संबंध है? कहीं पर तापमान ज़्यादा होगा तो एयर प्रेशर कम होगा, इनका उल्टा रिलेशन है। यहाँ पर वार्म एयर होगी, वार्म एयर क्या होगी, वो लेस डेंस होगी कोल्ड एयर के। कोल्ड एयर जहाँ होगी वो नज़दीक होगी, पास होगी कोल्ड एयर के कण, तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा, मोर डेंसिटी होगी। मोर डेंसिटी का मतलब मोर प्रेशर होगा। और जहाँ पर हवा के कण दूर होंगे यहाँ पे डेंसिटी कम होगी और प्रेशर भी वहाँ पर कम ही होगा। जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से दूर दौड़ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे वार्म एयर है, ये इनमें काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा आ गई, वो कण दूर चले गए और यहाँ पे डेंसिटी में गिरावट आ गई और एयर प्रेशर में गिरावट आ गई। कोल्ड एयर में यहाँ पे कण में ज़्यादा एनर्जी है नहीं, तो ये पास सिमटे हुए हैं और यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है और एयर प्रेशर भी ज़्यादा है। अब ग्रेविटेशन पुल का एयर प्रेशर के साथ क्या संबंध है, इसको जान लेते हैं। हमारी अर्थ बिल्कुल राउंड नहीं है, ये एक स्फीरॉइड है। स्फीरॉइड का मतलब ऊपर से यहाँ से थोड़ी धसी हुई है और यहाँ से थोड़ी बल्ज आउट है, बाहर की तरफ निकली हुई है। अगर हम ये डिस्टेंस मेजर करें और यहाँ पे ये डिस्टेंस मेजर करें तो ये डिस्टेंस यहाँ पे कम है, लगभग 40 किलोमीटर कम है। तो ये पोल साइड में ही देखें और ये इक्वेटर वाइज जो यहाँ पे बल्ज आउट होने की वजह से ये लेंथ ज़्यादा है, और ये ऊपर से नीचे देखें ये अर्धव्यास पृथ्वी का नॉर्थ टू साउथ ये कम है। अब ये अर्धव्यास कम होने की वजह से क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि फोर्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस स्क्वायर के, यानी कि जहाँ पे ये रेडियस सेंटर से ये दूरी, रेडियस जितना कम होगा उतनी फोर्स ज़्यादा होगी, उतनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। तो ये देखें यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेविटी यहाँ पे कम है, लो ग्रेविटी है। और यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस ये कम है तो ये ग्रेविटी मोर, यहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटी है। तो ये यहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटी है, यहाँ पर कम ग्रेविटी है। कम ग्रेविटी है तो वो उसको कम जो यहाँ पे हवा के कण हैं उसको कम शक्ति से खींचा जाएंगे, जिसकी वजह से इक्वेटर पे लो प्रेशर बना रहेगा और पोलर एरिया के ऊपर यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा होने से वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। रोटेशन ऑफ अर्थ का भी प्रेशर पर फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वो किस तरह से पड़ता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से हम समझेंगे। ये जान लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। सपोज करो एक रस्सी से एक पत्थर को बांध के घुमाते हैं, तो पत्थर के वो हम अपनी तरफ खींच रहे हैं तो अब हमारे ऊपर आके टकरा के लग क्यों नहीं जाता वो, क्योंकि जब उसको हम घुमा रहे हैं उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स भी लगी हुई है। जितनी फोर्स यहाँ लगी हुई है उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी हुई है। ये फोर्स के बराबर लगने की वजह से वो पत्थर आगे की तरफ जाएगा। हर मोमेंट पे ये फोर्स लग रही है और वो गोलाई में घूमता रहेगा।
तो जो अंदर की तरफ फोर्स लगती है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ फोर्स लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये ग्रेविटी, ये मान लो अंदर की तरफ लग रहा है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ये बल लगता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये धरती पे इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड पे धरती कहाँ होती है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा तेजी से घूम रही होती है, तो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा लगने का मतलब है कि वहां पर ग्रेविटी मिनिमम है, क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट में है, ये ग्रेविटी मिनिमम है तो वहां पे एयर प्रेशर कम होगा। और पोल के ऊपर, पोलर एरिया पे वहां पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 हो गई, क्योंकि सबसे कम स्पीड वहां पर पोल पर है। एक पॉइंट ही तो होता है पोल, उसको एक पॉइंट को घूमने में 24 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए वहां पर स्पीड बहुत कम है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो ग्रेविटी ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा है तो उसको ज्यादा शक्ति से खींचा जाएगा हवा के कण को, और वहां पर हाई प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरह से देखें रोटेशन ऑफ अर्थ का भी प्रेशर के ऊपर प्रभाव पड़ता है।